हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है कार्डियक आउटपुट। देखिए, आप में से बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि जिनके मन में ऐसा ख्याल आया होगा कि हमारा जो हार्ट है वो कितना ब्लड पंप कर सकता है पर मिनट में, या हमारे हार्ट की कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है एक ब्लड को पंप करने की, या एक मिनट में कितना ब्लड पंप कर सकता है। तो देखिए, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे आज कि हार्ट के कितने कितने वॉल्यूम्स होते हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फिजियोलॉजिकली कार्डियक आउटपुट में अफेक्ट करते हैं। तो देखिए, कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसका काम क्या है, कंटिन्यूसली पंप करना ब्लड को। तो वो कितना ब्लड पंप कर पा रहा है उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट जनरल भाषा में। तो देखिए, कार्डियक आउटपुट तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम वो अमाउंट है ब्लड की जो कि एक वेंट्रिकल्स पंप करता है हर एक हार्ट बीट पर। अब देखिए, हार्ट बीट को थोड़ा समझते हैं हम लोग कि हार्ट बीट होती क्या है। देखिए, हमारा हार्ट जो है जब से हम बॉर्न होते हैं तब से वो कंटिन्यूसली बीट करते रहता है। अब एक हार्ट का क्या काम है कि कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट करना और पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना। तो इसमें क्या होता है कि एक जो हार्ट है उसका रेट होता है कि एक मिनट में इतनी से इतने बार ही वो बीट करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो वो जो रेंज होता है वो 60 to 100 हो सकता है। और बहुत लोग जैसे कार्डियक एंडोरेंस डेवलप कर लेते हैं, जिसमें एथलीट्स वगैरह, उनमें कम हो जाता है। लेकिन जिसमें जिसमें हाइपोक्सिया होती है, किसी किसी बॉडी में अनीमिया वगैरह की कंडीशन में कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है और इसमें हार्ट रेट भी देखने इंक्रीज मिलता है। तो जनरली एक्सरसाइज वगैरह के बाद क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और रेस्पिरेटरी रेट आपको बहुत तेज़ हो जाता है और आप कार्डियक आउटपुट, दिल का धड़कन यानी जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज़ कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है। तो आपका हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा, तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। तो हम समझते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम ये होता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम को निकालते हैं सबसे पहले एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ये होता है 60 to 80 ml इसका रेंज होता है, लेकिन नॉर्मल रेंज जो बात करें वो 70 ml होता है। उसके बाद आता है सेकंड मिनट वॉल्यूम। तो मिनट वॉल्यूम अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज पम्प्ड बाय द ईच वेंट्रिकल पर मिनट। अब एक मिनट में कितना एक हार्ट या वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो ब्लड इजैकुलेट हो रहा है एक पंप में एक मिनट में, उसको बोलेंगे हम मिनट वॉल्यूम। तो वो बेसिकली इसको निकालते हैं, मिनट वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम मैंने बताया कि 70 कैलकुलेट किया तो 70 होता है, फिर जो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम हार्ट रेट से। अब सबका हार्ट रेट अलग अलग हो सकता है, हार्ट रेट या पल्स रेट, उसको आप मेजर कर सकते हो यहाँ पे रेडियल आर्टरी पे अपनी फिंगर्स को, 3 फिंगर्स को ऐसा रख करके इधर इधर साइड में, इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 फिंगर को रख करके रेडियल आर्टरी पाल्पेट कर सकते हैं। इसको आप देखिए 1 मिनट तक ऑब्जर्व भी कर सकते हैं या फिर 15 सेकेंड तक ऑब्जर्व करके आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 मिनट का कैलकुलेट हो जाएगा। इनटू अगर आप जब करेंगे वो स्ट्रोक वॉल्यूम तो आपका निकल जाएगा मिनट वॉल्यूम। अब जो थर्ड होता है वो होता है कार्डियक इंडेक्स। अब देखिए, कार्डियक इंडेक्स क्या होता है कि यही एक तरह का मिनट वॉल्यूम है जो कि एक्सप्रेस किया जाता है सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर मीटर ऑफ द बॉडी। तो इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम of the blood which is pumped by the per ventricle per minute per square meter surface area of the body। अब ये जो होता है ये होता है 2.8 लीटर। अब इसका मतलब ये कि जो एक स्क्वायर मीटर में या बॉडी का जो स्क्वायर मीटर के हिसाब से कितना ब्लड पंप किया जा रहा है उसको बोलते हैं कार्डियक इंडेक्स। अब जो फोर्थ चीज़ आती है वो होती है कार्डियक रिजर्व। अब कार्डियक रिजर्व क्या होता है कि वो अमाउंट ब्लड का जो हार्ट तो पंप कर रही है और मतलब नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा कितना और ब्लड पंप कर पा रही है हार्ट, उसको हम बोलते हैं कार्डियक रिजर्व। अब ये चार चीज़ों पर डिपेंड करता है, मैंने बता दिया कार्डियक आउटपुट। उसके बाद अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकली कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं या कब कब हमारा फिजियोलॉजिकल तो वो नॉर्मल है कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, यानी कि जो ब्लड पंप हो रहा है हार्ट से जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है वो कब कब चेंज हो सकता है, कब कब बढ़ सकता है या कम हो सकता है। सबसे पहले वो डिपेंड करता है एज पर। अब देखिए, बच्चों में क्या होता है, कार्डियक आउटपुट कम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लड वॉल्यूम उनमें कम है, तो जाहिर सी बात है ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। तो ब्लड वॉल्यूम कम है यानी कि बीपी भी उनका कम रहेगा। अब लेकिन उनमें कार्डियक इंडेक्स ज़्यादा हो सकता है, क्यों, क्योंकि उनका सरफेस एरिया जो है वो कम है। तो जितना कम सरफेस एरिया होगा पर स्क्वायर मीटर उतना ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होगा। दूसरा जो होता है वो होता है जेंडर। तो फीमेल्स में क्या होता है, देखिए कि ब्लड वॉल्यूम कम होता है इसलिए कार्डियक आउटपुट में कम होता है। तीसरा होता है बॉडी। तो देखिए, ग्रेटर द बॉडी बिल्ट मोर इज द कार्डियक आउटपुट। अब जितना ज़्यादा इंसान का बॉडी बिल्ट होगा उतना ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होगा। फोर्थ होता है ड्यूरेनल। अब देखिए, मॉर्निंग टाइम में क्या होता है, क्योंकि कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है
इसलिए जो कार्डियक आउटपुट होता है वो मॉर्निंग टाइम में डिक्रीज होता है, लेकिन जैसे जैसे हम वर्क करना चालू करते हैं, उठते हैं बेड से, अपने वर्क प्लेस में जाते हैं, काम करना चालू करते हैं, तो क्या होता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ने लगता है ऐसे। तो डे टाइम में इंक्रीज हो जाता है, मॉर्निंग टाइम में कम हो जाता है। जो फिफ्थ है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब इन्वायरमेंटल में क्या होता है, देखिए कि जो नॉर्मल चेंज होगा इन्वायरमेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कार्डियक आउटपुट पे, लेकिन अगर 30 डिग्री से ज़्यादा सेल्सियस इंक्रीज हुआ या टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होने लगेगा। उसके बाद आफ्टर मील, खाना खाने के बाद क्या होता है, कुछ घंटे बाद, यानी खाना खाने के कुछ घंटे बाद, 1 घंटे या 2 घंटे बाद कार्डियक आउटपुट आपका अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। अब उसके बाद आता है एक्सरसाइज। तो डेफिनेटली एक्सरसाइज के बाद आपका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, क्योंकि हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है। और जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा। जितना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लगेगा उतना ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होगा। इसके बाद जो फैक्टर है वो है कि हाई एल्टीट्यूड्स। हाई एल्टीट्यूड्स पर भी क्या होता है, देखिए इसकी मैकेनिज्म समझते हैं कि हाई एल्टीट्यूड्स पे होता है क्या। जब कभी आप ऊंची जगहों पर जाते हैं तो क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है, यानी ऑक्सीजन की कमी होती है बॉडी में। तो जैसे ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा, एड्रेनल एक हार्मोन है वो सीक्रेट होगा। तो एड्रेनल एक वैसोकंस्ट्रिक्टर है और ये बेसिकली एंजाइटी में भी ज़्यादा निकलता है ये हार्मोन। तो ये हार्मोन निकलेगा, उसके बाद क्या होगा, बेसिकली अब हार्ट रेट वो सब इंक्रीज होगा, क्योंकि आपको डर लग रहा है। तो वो सिंपैथेटिक और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, जिससे फाइट फ्लाइट फियर और रिस्पॉन्स आएगा, और उसमें हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, रेस्पिरेटरी रेट, ये सब इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो पोस्चर। तो पोस्चर भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है कार्डियक आउटपुट पे। देखिए जब आप लीन रहेंगे, लाइन डाउन में रहेंगे, सीधे लेटे रहेंगे, तो देखिए कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई मस्कुलर टेंशन नहीं है, तो उसमें क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम रहेगा। लेकिन जब आप जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे, रनिंग करेंगे, चलने लगेंगे, तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, देखिए कि प्रेगनेंसी के वक्त कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। कब, कुछ मंथ बाद, यानी इनिशियल फेज ऑफ प्रेगनेंसी में कार्डियक आउटपुट नॉर्मल रहेगा, लेकिन जैसे ही मंथ इंक्रीज होने लगेगा, फिफ्थ सिक्स मंथ में क्या होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होने लगेगा। तो इसमें ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए बेबी और जो प्लेसेंटा है, फीटस है, उसको भी ब्लड चाहिए। तो उसको ब्लड पहुंचाने के लिए कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है और मोर अमाउंट ऑफ ब्लड पंप किया जाता है फीटस के तरफ। लास्ट जो चीज़ आती है वो है स्लीप। तो देखिए स्लीपिंग के वक्त क्या होता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज रहता है, क्योंकि कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बॉडी एक रिलैक्स पोजीशन में है, तो कार्डियक आउटपुट स्लीप के समय कम रहता है। अब बात करें कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले है अनीमिया। अनीमिया में क्या होगा कि ब्लड का वॉल्यूम कम है तो हाइपोक्सिया होगा, तो हाइपोक्सिया हो तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। दूसरा है फीवर। तो फीवर में क्या होगा, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होते हैं, इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। थर्ड है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है एक ह्यूमन बींग की, तो हाइपरथायराइडिज्म में मेटाबॉलिक रेट की वजह से इंक्रीज हो जाता है। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा। हाइपोथायराइडिज्म, एट्रियल फिब्रिलेशन, उसका शॉक में, हेमरेज में और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये सब कंडीशंस में क्या होता है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। अब एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है कि जो वीनस रिटर्न होता है या ब्लड का रिटर्न होता है, वो लोड जो होता है वो, यानी ब्लड के पास जो रिटर्न है वो वापस नहीं हो पाते, इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। तो ये है कार्डियक आउटपुट और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो डिपेंड करता है कार्डियक आउटपुट पे। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेंटेन करते हैं कार्डियक आउटपुट को। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।